प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 के विज्ञान विषय के पहले अध्याय में आपने पिछले एपिसोड में गलनांक और क्वथनांक के बारे में जाना। आपने पढ़ा ठोस अवस्था में कोई पदार्थ होता है और वो एक निश्चित ऊर्जा प्राप्त करके द्रव अवस्था में बदलता है, उस तापमान को गलनांक कहा जाता है। ठीक वैसे ही वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है, उस तापमान को क्वथनांक कहा जाता है। विद्यार्थियों, आज हम इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, जैसा कि वाष्प के नाम से आप समझते होंगे, वाष्प और वाष्पीकरण यानी किसी द्रव का वाष्प में बदलना। आप जानते हैं कोई भी पदार्थ 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। कोई पदार्थ अपने द्रव अवस्था से कुछ ऊष्मा लेता है या दाब बदलता है, तब वह गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है। आपने दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को यदि आप खुला छोड़ दें तो वो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, जबकि उस जल का तापमान क्वथनांक के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पदार्थों के कण हमेशा गतिशील होते हैं और वो कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतने गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाया करते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। तापमान क्वथनांक के बराबर नहीं आया, लेकिन वो वाष्प में बदल गया और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा याद रखिएगा, वाष्पीकरण क्वथनांक का तापमान नहीं है। क्वथनांक के तापमान से पहले ही पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। अब ये जो वाष्पीकरण होता है, इस वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कार्य क्या क्या हैं? किन किन कारकों से इस वाष्पीकरण की गति बढ़ सकती है या घट सकती है? इसमें सबसे जो पहला कारण है वह है सतह का क्षेत्रफल। आप कपड़े सुखाते होंगे, सतह का क्षेत्र। आप कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद यदि उस कपड़े को आप सिकोड़ कर रख देते हैं, तब वो कितनी देर से सूखता है, और उसी कपड़े को यदि फैला कर सुखा देते हैं तब वो कितनी देर में सूखता है। इसका मतलब आप समझ गए कि यदि क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की गति भी बढ़ जाती है। आपके चौक में कहीं पानी गिर गया, अब वो पानी पड़ा रहे शायद कई देर तक नहीं सूखता, और उसी पानी को किसी माध्यम से आप यदि फैला दें तो वो अतिशीघ्र सूख जाता है, यानी वो सारा जल वाष्प होकर उड़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि सतह का क्षेत्र बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की जो गति है वो बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही तापमान में वृद्धि, यदि किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि हो रही है तो भी उसकी जो वाष्पीकरण की गति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए आवश्यक पर्याप्त गतिज ऊर्जा उसको मिल जाती है और उस गतिज ऊर्जा के कारण उसके वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। तीसरा कारक होता है आर्द्रता में कमी। यह आर्द्रता क्या है? हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में नमी यानी जल की मात्रा कितनी है, उस जल की मात्रा को ही कहते हैं आर्द्रता। अब हमारे वातावरण में यदि आर्द्रता पर्याप्त है, खूब है, तो वातावरण को जल की आवश्यकता नहीं है, नमी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे वाष्पीकरण की गति है वो कम हो जाती है। लेकिन यदि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाती है, तब जल की वाष्प बनने की क्रिया है वो बढ़ जाती है, यानी वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की दर घटती है और आर्द्रता कम होने से वाष्पीकरण की गति
बढ़ जाती है। तीसरा है वायु की गति में वृद्धि। यदि खुले में आपका पानी रखा हुआ है और हवा तेज चल रही है, उस स्थिति में भी वो पानी जल्दी सूख जाता है। इसका अर्थ यह समझा जाए, यदि आप अपनी तनी पर कपड़े सुखा रहे हैं और सुखाने के बाद से हवा नहीं चल रही है तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखते, और सुखाते ही यदि हवा चलने लग जाती है तो उस कपड़े में उपस्थित जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। तो ये 4 कारक हमें याद रखने हैं वाष्पीकरण को। चारों कारकों में पहला सतह का क्षेत्र, दूसरा आर्द्रता, तीसरा वायु और चौथा ताप। इन चारों पर आपके वाष्पीकरण की गति निर्भर करती है। अब बात आती है इस वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे महसूस होती है। कहीं भी वाष्पीकरण होता है तो उसके आसपास का वातावरण ठंडा महसूस होने लगता है। इसका क्या कारण है? प्रिय विद्यार्थियों, आप सबने अभी पढ़ा कि जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो वह आसपास के वातावरण से या उसके संपर्क में जो कुछ भी है उससे कुछ ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा प्राप्त करके गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती है और गतिज ऊर्जा के फलस्वरूप वो वाष्प में बदलता है। तो जिस क्षेत्र से ऊष्मा ले ली जाती है वो क्षेत्र ऑटोमेटिक ठंडा महसूस करने लगता है। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण, आपने नख पॉलिश देखी होगी। आपके नाखूनों पर जो नख पॉलिश लगाई जाती है, उस नख पॉलिश वाली जो भी आपका द्रव होता है, एसीटोन होता है, उस एसीटोन को यदि आप अपने हथेली में लेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको ठंडक सी महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि जब आपने एसीटोन अपने हथेली में लिया तो वो एसीटोन जल्दी ही वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। अब वाष्पीकृत हुआ कहां से, तापमान कहां से मिला? आपकी हथेली के आसपास उसके क्षेत्र संपर्क में जितना क्षेत्र आया वहां से उसने ऊष्मा को ग्रहण कर लिया, और ऊष्मा को ग्रहण करने के फलस्वरूप वो आपको ठंडा महसूस होने लग गया। ठीक वैसे ही आप कांच के गिलास में या कोई जार में बर्फ वाला पानी या बर्फ भर देते हैं तो थोड़ी देर बाद उस गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदें चिपकी हुई दिखाई देने लगती हैं। क्या कारण है? उस गिलास में जो आपने बर्फ वाला पानी भरा था, उस पानी ने गिलास के बाहर के आसपास के वातावरण से ऊष्मा ली। ऊष्मा लेकर वो पानी वाष्पीकृत हुआ, और वाष्पीकृत होकर वो तो उड़ गया, लेकिन गिलास के चारों तरफ तापमान जो था वो कम हो गया। कम तापमान होने के कारण आसपास के वातावरण में जो नमी थी, आर्द्रता थी, वो पानी आकर के गिलास पर चिपक रहा है और तापमान कम होने के कारण वो बूंदों के रूप में बदल रहा है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छतों पर पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और भी उदाहरण समझना चाहेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने आते हैं। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े हमें ठंडे महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो गर्मी है, उस गर्मी के कारण हमें पसीना ज्यादा आता है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है। अब पसीना आने से शीतलता महसूस होती कैसी है? जैसा हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, उसके बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना उसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। फलस्वरूप हमें ठंडा महसूस होता है या हमें ठंडक महसूस होती है। अब जो आपको मैं बता चुका था, बर्फीला गिलास। अब बर्फ वाले पानी पर यदि वो पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है तो उस गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदें आकर चिपक जाती हैं। यह भी इसी का एक उदाहरण था। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और हम अगले चैप्टर में इससे अगली बात करेंगे। जय हिंद।